Hello and welcome everyone. This is the fourth lecture in subject Dynamics of Machinery in chapter Dynamic Force Analysis of Mechanism. In earlier lecture, I discussed about engine force analysis and example on it. Today in this lecture, I am going to discuss about the dynamically equivalent system. कोई भी सिस्टम है वो डायनेमिकली इक्विवेलेंट उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या दिखा, द एक्सप्रेशन फॉर टर्निंग मोमेंट ऑफ क्रैंकशाफ्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फॉर नेट फोर्स एफ ऑन पिस्टन। जो भी टर्निंग मोमेंट है वो हमने किस फॉर्म में ऑब्टेन की, नेट फोर्स एफ लग रहा था पिस्टन के ऊपर, उसके फॉर्म में। This force may be gas force with or without the consideration of inertia force acting on piston. वो फोर्स कौन सा था जिसमें हमने इनर्शिया फोर्स को कंसीडर किया भी था और नहीं भी किया था, ठीक है। As mass of connecting rod is also significant, the inertia due to same should also be taken into account. हमने वहाँ पे क्या किया था कि जो भी इनर्शिया फोर्स ड्यू टू कनेक्टिंग रॉड था वो नेगलेक्ट किया था, पर एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा कि जो इनर्शिया फोर्स होगा मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड की वजह से वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब उसकी कुछ इफ़ेक्ट होगी जिसको अकाउंट में लेना पड़ेगा, हमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। एज नाइदर द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर मोशन इज लीनियर, इट्स इनर्शिया कैन नॉट बी फाउंड। अभी इनर्शिया की एक रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, जबकि कनेक्टिंग रॉड है तो वो उसका शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, वो उसका नॉन यूनिफॉर्म शेप है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे मोशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इनर्शिया है वो हम उसकी फाइंड नहीं कर सकते। सो उसके लिए डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम हमको उसकी बनानी पड़ेगी। यूजुअली द इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट बाय कंसिडरिंग डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। फिर अ डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम मीन्स दैट a rigid link is replaced by the link of with 2-point mass in the such a way that it has same motion as rigid link when connected subjected to same force. The center of mass of equivalent link has the same linear acceleration and link has same angular acceleration. यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि जो भी डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम लिए, ठीक है, 2-point मास के लिए वो किस तरीके से लिए कि सपोज़ ये हमारी रिजिड लिंक है, कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पे, सो उसकी इक्विवेलेंट हम सपोज़ एक लिंक ले लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मास की, ठीक है, एम मास की लिंक ले लेते हैं, ठीक है, M1 और M2 यहाँ पे सपोज़ 2-point मास है, यहाँ पे 1 पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और उसकी मोशन जो है वो सेम मोशन है जैसी ये कनेक्टिंग रॉड की मोशन है, उसी डायरेक्शन में मोशन इसकी लिंक की मोशन होगी व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स, जब फोर्स इस पे लगेगा तब। तो उसके लिए क्या होगा कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ इक्विवेलेंट लिंक हैज़ सेम डायरेक्शनल लीनियर एक्सेलरेशन एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन और अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो वो भी सेम होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिगर में हमने क्या किया है, ये एक लिंक इसके इक्विवेलेंटली है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। फिगर शोज दैट द रिजिड बॉडी ऑफ मास m विथ सेंटर ऑफ मास g, यहाँ पे g सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ पे लेट इट एक्ट अपॉन अ फोर्स F विच प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन
स्मॉल एफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका स्मॉल एफ है, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एज फोर्स एफ डज नॉट पासिस थ्रू जी। यहाँ पे जो है जी, यहाँ पे एफ जो लग रहा है वो जी में से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एसेंट्रिसिटी है, ठीक है, सो वो यहाँ पे इंडिकेट की है। सो एज वी नो दैट द फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एसेंट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एंगुलर फोर्स कौन सा होगा, आई इंटू अल्फा, और एंगुलर मोमेंट यहाँ पे कितनी होगी, एफ इंटू ई, जो भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगा। सो यहाँ पे जो भी फोर्स होगा एफ इंटू ई, मोमेंट होगा, क्रिएट करेगा मोमेंट, फोर्स इंटू ई, और आई अल्फा विल बी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, I will be moment of inertia, angular acceleration will be alpha. So angular inertia force will be equal to I into alpha. So acceleration हमको क्या मिलेगा, small f is equal to the force acting on body divided by the mass of the connecting rod. At G point के लिए यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे acceleration f, ये फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड ये मास ऑफ द बॉडी. So angular acceleration same way, alpha is equal to fe by I, where e is the perpendicular distance of f from g, while I is the moment of inertia of body about the perpendicular axis of g through g. Now to have dynamically equivalent system, let us replace massless link has 2 point mass m1 at b and d. यहाँ पे दो masses है at b and at d, m1 and m2, from the center of mass g, from center of mass g at a distance b and small d. So to satisfy the first condition, as the force is to be same, the sum of equivalent mass m1 and m2 has to be equal to m and have same acceleration. यानी कि सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जो भी इक्विवेलेंट मास है वो इक्वल होना चाहिए जो इंडिविजुअल मास है m1 और m2 के. उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर f into e and denominator I must be same and f is already taken same. Thus e has to be same, which means that the perpendicular distance from f and g should be same, or combined center of mass of equivalent system remains same. This is possible if there is m1b is equal to m2d. ये अगर पॉसिबल होगा m1b इज इक्वल टू m2d, तो जो cg होगा वो दोनों के लिए सेम मिलेगा, और जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है वो भी सेम मिलेगा. तीसरी जो कंडीशन है वो है टू हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू देयर कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास, g मस्ट हैव I इज इक्वल टू, ये इस दोनों का m1b1 b2 प्लस m2 d2, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है. फिर अगला जो है, दस एनी डिस्ट्रीब्यूटेड मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी 2 point mass to have same dynamic property if the following condition are fulfilled. First one is the sum of two masses is equal to the total mass and the combined center of mass coincide with that of the rod. यानी कि जो भी सम है दो मासेस का वो इक्वल टू टोटल मास होना चाहिए, और जो सेंटर कंबाइंड सेंटर मास है कोइंसाइड विद द रॉड, और रॉड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 point
mass about the perpendicular axis through their center perpendicular axis through their combined. जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कंबाइंड होनी चाहिए, ठीक है. एंड सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द दैट ऑफ रोड, यानी कि जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है उसके इक्वल होना चाहिए. अगला जो पॉइंट है दैट इज इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रोड. अभी कनेक्टिंग रोड की, लेट द कनेक्टिंग रोड बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट मासलेस लिंक विथ 2 पॉइंट मासेस एज शोन इन फिगर. यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस है. लेट द m बी द टोटल मास ऑफ कनेक्टिंग रोड and let the second mass be replaced by d, and here the mb is the mass at b. so यहाँ पे जो भी second mass will be placed at d, so mb is equal to mass at b and md will be mass at d. यहाँ पे b टू g डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे लेंगे विच इज़ इक्वल टू b, एंड d टू g डिस्टेंस विल बी टेकन एज d टू g विल बी टेकन एज स्मॉल d. सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी mb है वो इक्वल टू होना चाहिए mb प्लस md शुड बी इक्वल टू दिस टोटल मास m. यहाँ पे सपोज ये मास m है तो उसके इक्वल होना चाहिए. और mb डॉट डी, mb क्रॉस b शुड बी इक्वल टू md क्रॉस d. फिर उसके बाद ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे वैल्यू md की पुट करेंगे तो ये मिलेगा, और अगर mb इन को कॉमन ले ले तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है. सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे mb को और सिंप्लीफाई करें तो mb का इक्वेशन हमको मिलेगा यहाँ पे. फिर उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली md इज इक्वल टू, md के लिए भी हमको मिल जाएगा इक्वेशन, यानी कि ये दोनों इक्वेशन मिलेगा mb और md के लिए इन फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट मास सिस्टम. अगला जो है वो है हमको इनर्शिया को इक्वल करना पड़ेगा mb बी स्क्वायर प्लस md डी स्क्वायर. वो भी इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये मिलेगा I विल बी इक्वल टू mb डी. अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इनर्शिया फोर्स, सपोज हम यहाँ पे ये मिल गया इनर्शिया फोर्स, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन k है ऑफ द कनेक्टिंग रॉड अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास g परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन. यहाँ पे जो भी प्लेन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर g पास हो रहा है, ठीक है. जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो k है. सो उसके लिए क्या होगा कि एम के स्क्वायर विल बी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू एम बी डी, और के स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी. दिस रिजल्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इन फॉलोइंग मैनर. यहाँ पे उसको हम इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल L इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी. जो के स्क्वायर अपॉन बी है उसका इक्विवेलेंट इक्वल टू डी है, ठीक है. जो भी के स्क्वायर अपॉन बी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में से के स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू डी. सो इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है. और जो भी ये L है इक्विवेलेंट लेंथ, उसका ये इक्वेशन है, ठीक है. इक्विवेलेंट लेंथ के स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी.
where b is the distance of point of suspension from the center of mass of body and k is the radius of gyration. जहाँ पे b है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ पे हमने रॉड को लटकाया हुआ है वहाँ से लेके जो भी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस और k क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन. Thus in it is presented as d plus b is equal to L, which is equivalent length if the rod is suspended from the point B and D is the center of oscillation or percussion. However, in the analysis of connecting rod, it is much more convenient if the 2 point masses are considered to be located at center of टू एंड बेयरिंग्स ए एंड बी. अगर 2 point मास कंसिडर करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. फिर एम ए विल बी इक्वल टू एम बी बाय ए प्लस बी. सो यहाँ पे एम ए मिल जाएगा. एल इज़ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड. सेम वे एम बी भी मिल जाएगा. सो आई डैश क्या मिलेगा यहाँ पे एम बी डी की जगह पे एम ए इंटू बी, अज्यूमिंग दैट द ए इज़ ग्रेटर देन डी. ए जो है वो डी से ज़्यादा है और आई डैश है वो आई से ज़्यादा है. सो ये हो गया इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रॉड. अभी उसके अंदर दिस मीनिंग क्या है उसका. दिस मीन्स दैट द कंसिडरिंग द टू मासेस ए एंड बी इंस्टेड ऑफ डी एंड बी, the inertia torque increased from the actual value t is equal to I alpha c. यानी कि जो भी inertia torque है वो actual value से ज़्यादा हो गया. the error is corrected by incorporating correction couple. अभी हमको error eliminate करनी पड़ेगी तो उसके लिए correction couple ऐड की जाएगी. सो करेक्शन कपल की वैल्यू क्या मिलेगी. जो भी इनिशियल वैल्यू थी और जो एंड वैल्यू मिली और उसमें से इनिशियल वैल्यू हम माइनस कर देंगे. सो अल्फ़ा सी इंटू आई. अल्फ़ा सी तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो आई की वैल्यू है वो आई डैश माइनस आई. सो एम ए बी माइनस एम बी डी होगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा एम बी अल्फ़ा सी एल माइनस एल. ठीक है. सो ये हो गया करेक्टिंग कपल टेकिंग बी प्लस डी इज इक्वल टू एल. सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे करेक्टिंग कपल दिखाया गया है एल माइनस कैपिटल एल. दिस करेक्शन कपल मस्ट बी अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द अप्लाइड इनर्शिया टॉर्क. अभी ये करेक्शन कपल कहाँ पे लगनी चाहिए. वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए टू द अप्लाइड इनर्शिया टॉर्क. जो भी इनर्शिया टॉर्क लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए. As the direction of applied inertia torque is always opposite to direction of the angular acceleration, the direction of correction couple will be the same as the angular acceleration in direction of decreasing angle beta. यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस डायरेक्शन में वो होगा, जो मोशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. The correcting couple will produced by the two equal parallel opposite forces Fy acting at Gaussian pin and crank pin and perpendicular to line of stroke. The force B is taken by the reaction of guides. यहाँ पे जो भी करेक्शन कपल होगा वो कहाँ पे एक्ट होगा. विल बी इक्वल ऑपोजिट सो एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट टू फोर्स एफ वाई के ऑपोजिट होगा एंड एक्टिंग एट गजन पिन एंड क्रैंक पिन. यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ वाई इस डायरेक्शन में, जो भी यहाँ पे गजन पिन है पिस्टन के अंदर और क्रैंक पिन है यहाँ पे. सो यहाँ पे लगेगा एफ वाई. So the turning moment at crankshaft due to force at A or correcting torque TC will be equal to Fy into R cos theta. So यहाँ पे आप देख सकते हो
जो भी यहाँ पे एफ वाई फोर्स लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर कॉस थीटा। सो जो यहाँ पे फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ वाई इंटू आर कॉस थीटा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो एफ वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कॉस बीटा इंटू आर कॉस थीटा, क्योंकि जो डेल्टा टी है उसके इक्वल टू क्या है, एफ वाई एल कॉस बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टर्निंग मोमेंट है डेल्टा टी, यहाँ पे बीटा है और ये एल कॉस बीटा। सो यहाँ पे ये एफ वाई है, सो इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी एल कॉस बीटा, सॉरी। सो ये हमको डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जो भी वहाँ पे डेल्टा टी था यहाँ पे, और यहाँ पे एफ वाई, और ये जो डिस्टेंस था वो था एल कॉस बीटा। सो यहाँ पे हमको डेल्टा टी की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ वाई इंटू एल कॉस बीटा, और यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। सो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल बाय आर यहाँ पे पुट किया, आर को यहाँ पे नीचे ला दिया, ठीक है। और आगे इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो एल बाय आर इज इक्वल टू एन ऑब्लिक्विटी रेशियो एन कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको फाइनल इक्वेशन मिलेगा, टर्निंग मोमेंट एट द क्रैंकशाफ्ट ड्यू टू फोर्स ए और करेक्टिंग कपल। दिस करेक्टिंग टॉर्क इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनर्शिया टॉर्क एक्टिंग ऑन द क्रैंकशाफ्ट। जो भी इनर्शिया टॉर्क लगेगा क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, उसमें से हमको ये करेक्टिंग टॉर्क क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। Also, due to the weight of mass at a torque is exerted on the crankshaft, which is given by TA is equal to MAG into R cos theta. So यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे mg वेट ऐड किया, WR cos theta. In case of vertical engine, torque is also exerted on the crankshaft due to the weight of mass at B and expression will be in this way. यहाँ पे weight को भी कंसिडर किया जाएगा, जो हमने आगे कंसिडर किया था, ठीक है। टॉर्क टर्निंग मोमेंट फॉर क्रैंकशाफ्ट अगले लेक्चर में जो हमने डिराइव किया था उसमें उसका यूज़ यहाँ पे किया गया है, यही इक्वेशन। सो दिस इज़ द टर्निंग मोमेंट फॉर वर्टिकल इंजन, टॉर्क फॉर वर्टिकल इंजन। आगे जो नेट फोर्स और टर्निंग मोमेंट हमको मिला ऑन क्रैंकशाफ्ट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द, वो किसका एल्जेब्रिक सम होगा, टर्निंग मोमेंट ड्यू टू फोर्स ऑन गैस प्रेशर टी, टर्निंग मोमेंट जो लग रही है, ठीक है, गैस प्रेशर की वजह से वो। दूसरी इनर्शिया टॉर्क ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स एट पिस्टन एट एज अ रिजल्ट ऑफ reciprocating mass including mass of portion of connecting rod. inertia torque जो लग रहा है, inertia force on piston as a result of inertia of reciprocating mass including mass of connecting rod, यानी कि जो पिस्टन का inertia force और जो कनेक्टिंग रॉड का मास है उसको भी इंक्लूड करके जो TB हमको मिला वो। फिर थर्ड जो है वो है inertia torque due to the weight of the mass at crank pin which is portion of the mass of the connecting rod taken at the crank pin. crank pin के वहाँ पे जो भी मास हमने कंसिडर किया है वेट, वो भी हमको कंसिडरेशन में लेना होगा। और जो फोर्थ है इनर्शिया टॉर्क ड्यू टू करेक्शन कपल की वजह से जो भी इनर्शिया टॉर्क लग रहा है वो। फिर फिफ्थ जो है वो है टर्निंग मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ पिस्टन इन केस ऑफ वर्टिकल engine. Usually it is convenient to combine the forces at the piston occurring in second and fifth one. यहाँ पे जो भी टर्निंग मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ पिस्टन
इन वर्टिकल इंजन, और यहाँ पे जो इनर्शिया फॉर वर्टिकल फॉर पिस्टन, उन सबको कंबाइन किया जाता है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 फोर्सेस है। सबसे पहला जो भी पिस्टन है, यहाँ पे गैस फोर्स की वजह से जो लग रहा है टी, टर्निंग मोमेंट। फिर दूसरा जो है यहाँ पे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की वजह से टी बी कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रैंक पिन है, उसके वेट की वजह से जो लगेगा वो होगा टी ए। फिर जो भी करेक्शन कपल, यहाँ पे जो भी हमने ये कपल है उसकी जगह पे करेक्शन कपल यूज़ की थी, तो टी सी। और जो भी वेट लग रहा है, ठीक है, पिस्टन का, यहाँ पे अगर वर्टिकल सिलेंडर इंजन है, सो जो भी पिस्टन का वेट होगा वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। we discussed about the dynamically equivalent system and inertia of connecting rod. So thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.